नमस्कार साथियों, मैं निरंकार वर्मा आज आप लोगों के समक्ष एक समसामयिक मुद्दे को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वर्तमान में बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है भारत नेपाल सीमा विवाद। इसी को आज हम लोग समझेंगे। क्या है ये पूरी कहानी, थोड़ा सा नेपाल की हिस्ट्री समझेंगे। अंग्रेज़ों के साथ जो 1814 से लेकर के 1816 तक युद्ध हुआ, नेपाल आंग्ल युद्ध, उस युद्ध के बाद आप जानते हैं कि गोरखा पराजित हो गए थे और फिर सुगौली की संधि हुई। सुगौली संधि के प्रावधान क्या थे, उससे एक्चुअल नेपाल की क्या सीमा निर्धारित की गई और फिर इतने लंबे समय तक नेपाल के साथ हमारा निर्विवाद रूप से संबंध चला है। आखिर वो कौन सी समस्या वर्तमान में उत्पन्न हो गई है जिसको लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो हम समझेंगे। देखिए, भारत की अगर स्थिति देखें, 18वीं सदी की बात हम लोग करेंगे। मुग़लों का लगभग पतन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगातार अपना दबदबा बना रही थी। उस समय नेपाल की भी स्थिति कुछ ऐसे ही थे। छोटे छोटे राजवंश वहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 राजवंश वहाँ थे। 3 अधिराज्यों में बटा हुआ था। एक था काठमांडू का जो पूरा वो रीजन था, एक पाटन और एक जो वर्तमान में भक्तपुर है। आप देखेंगे कि ये तीनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और अंततः आप देखेंगे जो गोरखा प्रजाति थी, गोरखाओं ने काठमांडू का जो एरिया था उसके नेतृत्व में ही सारे एरिया पे कब्जा कर लिया, यानी पूरी तरह से एक्सपैंड कर दिया और एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ जिसको हम कहते हैं गोरखा डायनेस्टी। गोरखा राजवंश वहाँ पर स्थापित हुआ और गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही लड़ाका बहादुर होते हैं, प्रजाति होती है, लड़ाका प्रजाति होती है। खास करके जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो बीहड़ टाइप के एरिया होते हैं, उसमें लड़ने में ये बड़े माहिर होते हैं। तो ये इनका जो युद्ध कौशल था, उस युद्ध कौशल के दम पर लगातार ये अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे। इधर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, अंग्रेज़ों का यहाँ प्रवेश हो चुका था। अंग्रेज़ों ने कई बार प्रयास किया कि नेपाल में भी अपने हम रेजिडेंट को भेज दें, सारा करें, लेकिन वहाँ के राजा ने इनको जो है मौका नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, पृथ्वी नारायण शाह। इसी व्यक्ति ने वर्तमान नेपाल की स्थापना की थी। ठीक है, अंग्रेज़ों से जो बॉर्डर के लगे हुए राजवंश थे नेपाल के, उनको खतरा महसूस हुआ और उन्होंने मदद मांगी इन गोरखाओं से कि आप आइए और हमको बचाइए, क्योंकि बॉर्डर एरिया एकदम से लगा हुआ है। आप देखेंगे कि जो भारत का एरिया है नेपाल से जो लगा हुआ, ये खुली सीमा है। यहाँ पर कोई इस तरह से दिक्कतें नहीं हैं कि आप क्रॉस ना कर सकें, बड़ी आसानी से मैदानी क्षेत्र है, आप पार कर सकते हैं नेपाल को। तो जो यहाँ इस एरिया में छोटे छोटे जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने गोरखाओं से मदद मांगी, क्योंकि गोरखा राजवंश ही उसमें मजबूत हो चुका था। इन्होंने मदद किया भी और आप देखेंगे कि 1767 में अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य में एक झड़प हुई, या हल्का छोटा सा कह सकते हैं युद्ध हुआ और इसमें गोरखा क्या हुए, विजयी हुए। और जब 1767 में गोरखा विजयी हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं से इनके अंदर उत्साह बहुत बढ़ गया। अब विस्फोटक स्थिति आ गई।
ये पूरी तरह से स्पैन करना चाह रहे थे, उतावले हो गए कि अब क्या दिक्कत है। और जब इनके अंदर उत्साह हुआ, लगातार इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। आप देखेंगे कि 1773 में इन्होंने पूर्वी नेपाल पे कब्जा कर लिया, इधर की ओर स्पैन किया, यानी वर्तमान का जो पूर्वी हिस्सा है वो 1773 में इन्होंने कब्जा किया। आगे बढ़े, 1780 में ये सिक्किम के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर चुके थे, यहाँ पहुँच गए। ये सिक्किम वाला अपना स्टेट है, यहाँ पर ये पहुँच करके आधा भाग लगभग कब्जा कर चुके थे। आगे आप देखेंगे कि 1790 आते आते ये पहुंच गए थे काली नदी तक, यानी जो काली नदी है वो यहाँ प्रवाहित होती है, जिसको हम शारदा नदी कहते हैं भारत में। 1790 में यहाँ पहुँच गए, काली या शारदा तक ये पहुँच गए। और इनका कारवां दोस्तों रुका नहीं, ये आगे बढ़ते गए। और कुल मिलाकर के हम बात कर लेते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के पहले तक, यानी कि 1813 तक इनके कब्जे में सिक्किम आ चुका था। सिक्किम पूरा कब्जे में ले लिया इन्होंने, इतना एरिया जो था ये ले लिया। साथ ही साथ इधर उत्तराखंड में आप देखेंगे एक स्थान है कुमायूं गढ़वाल, ठीक है, ये सब अल्मोड़ा वाल्मोड़ा उनके कब्जे में आ गया था। तो कुमायूं गढ़वाल और इसके अलावा ये एरिया तो इनके कब्जे में आ ही गया था, और ये तराई का काफ़ी हिस्सा इनके कब्जे में आ गया, यानी ये हो गया पूरा नेपाल, ठीक। यानी कि तराई का बड़ा भाग। गोरखपुर की कई सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया था मैंने, बहुत सारा हिस्सा जो वर्तमान में जो एरिया है लखीमपुर, बहराइच, इधर गोरखपुर का एरिया, जो भी नेपाल से लगे हुए जो तराई क्षेत्र हैं वर्तमान में भारत के पास हैं, वो सब नेपाल के पास चला गया, बहुत तेज़ी से स्पेन कर रहा था। इधर कुमाऊं गढ़वाल पूरा ले लिया, यानी ये पूरा गोरखा राजवंश तैयार हो गया। कब तक? ये 1813 तक की बात हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद स्थिति थोड़ी सी भारत में बदली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी मौके की तलाश में थी। 1813 में आ गया बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि अब उदय हुआ ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके पहुंचा। इसका कार्यकाल याद रखिएगा, 1813 से लेके 23 तक इसका कार्यकाल रहा। जब ये भारत पहुंचा, साम्राज्यवादी था ही, इसके सामने 3 शक्तियां थीं। एक शक्ति थी राजपूत, एक शक्ति थी सिख, और एक गोरखा, या आप कह सकते हैं नेपाल। हेस्टिंग्स की नज़र नेपाल पे थी कि किसी तरीके से नेपाल को रोका जाए या नेपाल को अपने कब्जे में लिया जाए, उसका ये प्लान था। राजपूतों के साथ तो कई सारी संधियाँ चली रही थी, आप जानते हैं, सब सहायक संधि और क्या क्या सब चीज़ें हो रही थी। सिख एक समस्या बने हुए थे, सिखों की तरफ ध्यान बाद में, लेकिन पहले नेपाल की ओर उसने फोकस किया।
और यहाँ पर समस्या ये थी कि युद्ध क्यों किया जाए, युद्ध के कारण तो कुछ होने चाहिए। तो युद्ध के कारण अगर हम देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य में जो युद्ध के कारण थे वो कारण 3 थे, मुख्य रूप से 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि सीमा विवाद इतना ज़्यादा स्पैन कर लिए थे, नई सीमा बन गई थी इनकी। क्या? इधर बन गई सतलज। सतलज नदी आप देखिए, ये सतलज नदी है, और यहाँ पर जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, वहाँ से एक नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जिसका नाम है तीस्ता। यानी गोरखाओं की जो पूर्वी सीमा थी वो बन गई तीस्ता नदी, और जो पश्चिमी सीमा थी वो बन गई सतलज नदी। और ये तीस्ता नदी इतना फैल चुके थे, ये इनकी नई सीमा बन चुकी थी। तो इस सीमा को सुधार करना, यानी कि एक प्रकार से सीमा विवाद उत्पन्न हो गया था। तो पहला क्या था? सीमा विवाद। दूसरा ये था कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स इस रास्ते से, यहाँ पर एक दर्रा है लिपुलेख, अभी जिक्र होगा आगे उसका, यहाँ से हो करके वो तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहता था। हालांकि बाद में इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा, लेकिन वो व्यापार करना चाहता था, यानी कि एक ट्रेड विवाद भी था, व्यापार विवाद। और तीसरा विवाद ये था कि दोनों की महत्वाकांक्षा, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, चाहे वो गोरखा रहे हो, दोनों की महत्वाकांक्षा थी कि हम एक दूसरे पर विजय हासिल करके अपने साम्राज्य को और बढ़ाएं। यानी कि दोनों की महत्वाकांक्षा, कोई किसी को अपने आप को कम नहीं समझ आता किसी से। तो ये 3 मुख्य कारण थे, और इसको आधार बना करके युद्ध शुरू हो गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के मध्य में और नेपालियों के मध्य में, गोरखाओं के मध्य में युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध हुआ नेपाल में। युद्ध होने के बाद इस युद्ध में गोरखाओं ने ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, मुकाबला किया अंग्रेज़ों का। और उसमें कुछ आपके नाम भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, जब नेपाल ये सब अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उस समय अगर देखा जाए तो नेपाल में एक बहुत ही अल्पायु राजा बैठा हुआ था, जिसका नाम था गिरवान युद्धा विक्रम शाह। गिरवान युद्धा विक्रम शाह, ये वास्तव में मात्र 16 साल का राजा था नेपाल का, लेकिन इसका एक सेनापति था भीमसेन थापा, और इसी के नेतृत्व में सारी लड़ाई जीती जा रही थी। जो भी ये साम्राज्य उसने बढ़ाया था, भीमसेन थापा का नाम आप सुनेंगे, भीमसेन थापा हों, अमर सिंह थापा हों, ये सब कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत उभर करके आए थे। उनके बहादुरी के किस्से नेपाल में सुनाए जाते हैं। तो ये सब हो रहा था। अब युद्ध जब हो गया, ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी गोरखाओं ने, कुशल युद्ध नीति का परिचय दिया, ज़बरदस्त वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः इनकी पराजय हो गई। क्योंकि आप देखते हैं कि करीब 12-14 हज़ार की सेना थी गोरखाओं की, 34-35 हज़ार करीब सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ भारी पड़े, जीत गए। और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेनापति था दोस्तों, अगर अंग्रेज़ों का सेनापति, ये तो गोरखाओं का सेनापति है, एक था अक्टर लोनी, ये सेनापति हुआ करता था अंग्रेज़ों की तरफ से। जब लड़ाई हुई और ये लोग हार गए, तो फिर इनके साथ संधि हुई, और संधि जो हुई दोस्तों, वो हुआ बिहार में एक स्थान है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने होंगे। बिहार का जो चंपारण है, यहीं पर एक स्थान है सुगौली, और सुगौली संधि हुई इनके बीच में।
जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ 1814 से लेकर के 1816 तक, और संधि भी 16 में हुई, मान्य 16 में ही है, लेकिन ये संधि वास्तव में 2 दिसंबर 1815 को साइन हो गई थी। अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर 1815 को ये साइन हो गई थी। जो गोरखा थे, गोरखा की ओर से संधि करने वाले जो थे उनका नाम था राजगुरु गजराज मिश्र। राजगुरु गजराज मिश्र। ठीक है, और इनके एक सहायक थे चंद्रशेखर उपाध्याय, इनके एक सहायक थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सिग्नेचर करने वाले थे उनका नाम था पेरिस ब्रैड शाह। ब्रैड शाह, इन्होंने साइन किया। आप देखेंगे कि जो ये संधि 2 दिसंबर 1815 को सिग्नेचर हो गई थी, एक दूसरे से आदान प्रदान जो हुई ये 4 मार्च 1816 को, 4 मार्च 1816 को आक्टर लोनी और चंद्रशेखर उपाध्याय, इन्हीं दोनों के बीच में अदला बदली हुई और तभी से ये संधि क्या हुई, लागू हुई। इस सुगौली संधि का महत्व क्या है कि इसके तहत क्या क्या हुआ, देखिए। पहली चीज़ तो इस संधि के तहत ये कहा गया कि जो भूभाग है आपने जीता है गोरखाओं से, वापस करना, यानी कि जो विजित भूभाग है आप जो बढ़ आए हैं ये सब पूरा खाली करिए, यानी कि आप जहाँ पर थे वहीं पर रहिए। कुल मिलाकर के इनको वापस कर दिया गया। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जो अभी तक अंग्रेज़ों का कोई भी रेजिडेंट नेपाल में नहीं हुआ करता था, अब से एक अंग्रेज़ रेजिडेंट के रूप में नेपाल में रखना स्वीकार किया गया नेपाल के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति, एक ये चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है दोस्तों कि आंग्ल और नेपाल जो युद्ध हुआ ना, इसमें गोरखाओं ने इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज़ बहुत प्रभावित हुए, और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक गोरखा रेजिमेंट ही बना डाली और कहा कि अब हमेशा से आप हमारी सेना में रहेंगे। और कहीं ना कहीं से उसका अनुसरण भारत भी करता है। आज़ादी के बाद जब भारत को आज़ादी मिल गई तो भारत भी एक गोरखा बटालियन बना के रखती है। और आप गोरखा बटालियन के किस्से तो जानते ही हैं, कितने वीर होते हैं लड़ाई में। तो एक गोरखा बटालियन यहीं से शुरू हुई। ठीक है, ये 3 बातें हुई। अब हम आते हैं इस वाले हिस्से पर, भूभाग को वापस करना। जब ये लौट गए सब, तो अब नई सीमा क्या बनी, देखिएगा ध्यान से। नई सीमा इधर समझते हैं, ये नेपाल का एरिया है। यहाँ एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी, जो इधर से आती है। भारत में इसी को शारदा नदी कहा जाता है। और इधर सिक्किम वाला हिस्सा खाली करा करके एक नदी है जो महाभारत श्रेणी से आती है, नेपाल में महाभारत श्रेणी है, वहीं से निकल के आती है, जिसका नाम है मेची नदी, मेची रिवर। तो नेपालियों की जो, गोरखाओं की जो सीमा बनाई गई वो इधर पूरब में मेची नदी सीमा बन गई। और मेची नदी महाभारत से आती है निकल करके। और दोस्तों ये महानंदा की सहायक है, महानंदा जो कि गंगा की अंतिम सहायक नदी है पर्वतों से निकलने वाली।
ठीक है। तो मेची नदी इनकी पूर्वी सीमा बनी और पश्चिमी सीमा बनी काली नदी। जो तराई का हिस्सा था ये भी पूरा खाली करवा दिया गया, वो भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। हालांकि अंग्रेज़ों ने कुछ समय के बाद तराई का कुछ हिस्सा नेपाल को पुनः वापस कर दिया, कुछ हिस्सा वापस किया, सब नहीं, कुछ हिस्सा नेपाल को तुरंत वापस कर दिया संधि के बाद। अब समस्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझना है। जब अंग्रेज़ों ने सीमा निर्धारित किया तो वहाँ पर कोई उस तरह से पिलर नहीं हो पाया, क्योंकि ये एरिया जो है ना, ये एकदम पर्वतीय क्षेत्र है और बहुत ही विहंगम क्षेत्र है। वहाँ पर यात्रा करना और सारी चीज़ें, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि जो काली नदी सीमा तय की गई थी पश्चिमी, एक काली नदी की दो धाराएं हैं, एक ये धारा है और एक ये धारा है, ये दो धारा है। अब प्रश्न ये उठा कि किस नदी को सीमा माना जाए। दो धारा मिल करके फिर ये बनती है शारदा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक तो ये धारा है, ये बहती हुई आ रही है, और एक ये धारा है, ये दोनों आके मिलती हैं। अब इसको सीमा माना जाए कि इसको सीमा माना जाए, ये क्लियर नहीं किया गया। अच्छा, तब तक क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का जो एक प्लान था कि हम तिब्बत से ट्रेड करेंगे, वो भी लगभग उनका प्लान कैंसिल हो चुका था। अब उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, नेपाल के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। ये चीज़ें चलती रहीं, नेपाल इसको मानता रहा, भारत इसको मानता रहा, चीज़ें चलती रहीं। देश आज़ाद हो गया। देश जब आज़ाद हो गया, भारत के साथ हमने भारत नेपाल की एक मैत्री संधि हुई कि हम दोनों मिल कर के रहेंगे। सब अच्छे से चल रहा था। हाँ, यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो नेपाल था, नेपाल यहाँ पर एक स्थान है काला पानी। क्या है? काला पानी एक स्थान है। यहाँ एक दर्रा है लिपुलेख, ये लिपुलेख दर्रा है, ये काला पानी है, और यहाँ लिम्पियाधुरा है। ये तीन स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा। तो काला पानी वाला जो हिस्सा है, काला पानी से ले करके ये इतना हिस्सा नेपाल अपने मैप में दिखाता रहा हमेशा, लेकिन भारत पूरा इसको अपने मैप में दिखाता रहा। ये सब कहानी चलती रही। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1990 का दौर आया, और इससे पहले थोड़ा सा हम और चीज़ बता दें आपको, जब 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में, तो गोरखाओं ने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। उसके बदले में तराई का कुछ और क्षेत्र अंग्रेज़ों ने नेपालियों को वापस कर दिया था। अब चलता रहा सब कहानी। 1990 आते आते आप जानते हैं कि नेपाल में भी लोकतंत्र की बात उठने लगी। जब लोकतंत्र की बात उठने लगी, राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को अपना एजेंडा बना लिया, क्योंकि भारत जो है इस काला पानी में अपनी पूरी सेना को यहाँ पर एक कैंप बना के रखा है। इन सब एरिया में भारत की आर्मी है, कंट्रोल है आर्मी का। 90 से ये मुद्दा गरमाया, मामला चला गया ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट खंगाले, जो सगौली की संधि हुई थी उससे पहले सारे कागज़ पत्तर सब निकाल करके देखा, और उसमें अब चाहे उनकी मनसा जो भी थी, चाहे जो नीयत थी, चाहे डिस्प्यूट पैदा करना था, उन्होंने कह दिया कि सब कुछ देखने के बाद तो जो सीमा होनी चाहिए वो यही वाली ब्रांच, जो पश्चिमी वाली ब्रांच है, इसी को सीमा होना चाहिए। ये 90 में कह दिया। थोड़ा सा विवाद बढ़ा। सन 2000 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। बातचीत चल रही थी कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। इसी बीच में भारत का एक स्टैंड आया कि हम
नेपाल ने कहा कि आप काला पानी से अपनी सेना हटा लीजिए। भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि हम अपनी आर्मी नहीं हटा रहे। तो वो मुद्दा वहीं पर ठंडा हो गया, फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई और ये मामला चलता रहा। फिर आगे कहानी क्या हुई कि 15 में आप देखिए, मई 2015 में भारत ने चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता किया और इस समझौते के तहत दोनों ने तय किया कि हम लोग अपने व्यापार में लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करेंगे। लिपुलेख दर्रे का प्रयोग हम करेंगे। भारत और चीन ने आपस में ये तय किया, संधि किया, समझौता किया कि हम लोग लिपुलेख दर्रे से होकर के आपस में व्यापार करेंगे। नेपाल ने उस समय 2015 में ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया और दोनों को कोसा, चाहे वो चीन हो चाहे वो भारत हो, दोनों को कोसा। दोनों को कहा कि आप कौन होते हैं, वो तो मामला, वो तो मेरा हिस्सा है, आप ऐसे कैसे आपस में संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं आप। ज़बरदस्त तरीके से उसने विरोध किया, लेकिन उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कमर कसा इसके खिलाफ और अच्छे से अपना एक एक्शन लिया। नेपाल झुका और उस समय समस्या का समाधान हो गया। मतलब ये हुआ कि चलो नेपाल भी शांत हो गया और भारत भी अपने काम में बिजी हो गया। फिर क्या हुआ कि अब थोड़ा सा हम आते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना है, यहाँ पहुँचना है आपको। भारत इसके लिए क्या करता है कि जो ये नाथुला दर्रा है सिक्किम में, इस दर्रे से पहुँचता है तो 6-7 दिन का टाइम लगता है। अगर हम इस दर्रे के बजाय यहाँ से जाना शुरू कर दें, इस लिपुलेख दर्रे से होकर के, तो करीब 4-5 दिन का समय हमारे पास बच जाएगा। तो भारत ने क्या किया यहाँ ध्यान समझिएगा आप, जो ये काला पानी स्थान है, इस काला पानी से ले करके लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क बना दी। यही सड़क करीब ये 80 किलोमीटर की है और इस सड़क का उद्घाटन आप देखेंगे 8 मई 2020 को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा इस सड़क का उद्घाटन कर दिया गया। जब इसका उद्घाटन किया गया तो नेपाल ने इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना शुरू किया। शुरू में तो नेपाली सरकार बहुत ज़्यादा आक्रामक मूड में नहीं थी, लेकिन नेपाल की जनता सड़कों पर आ गई भारत के खिलाफ, सोशल मीडिया पे चलने लगे, भारत के खिलाफ बहुत सारी बयानबाजियां होने लगी, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे और अंततः आप देखेंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां नेपाल की जो थी इस मुद्दे पर एक हो गई। ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो हर पार्टी सब किसी मुद्दे पर सबका स्टैंड अलग अलग, वहाँ पर सारी पार्टियाँ एक हो गई और उन्होंने कहा कि हाँ भारत ने यहाँ पर गलत किया है और खुल करके सबने विरोध करना शुरू कर दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे KP शर्मा ओली जी, वो तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। उन्होंने तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दे दिया जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जो है वो नेपाल में भारत फैला रहा है और ये भारत वाला जो कोरोना है वो बहुत खतरनाक है। इधर से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो लोग बैठे हुए हैं, युवा हैं ही खाली इस समय, कोरोना में क्या दिक्कत है। सोशल मीडिया पे शुरू हो गए, गाली गलौज दोनों तरफ से शुरू हो गया। ये अच्छी बात नहीं है, उसका सलूशन होना चाहिए। गाली गलौज अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या हुआ कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक मैप जारी कर दिया और मैप जारी किया तो ये पूरा एरिया जो ये स्थान है
लिम्पियाधुरा से लेते हुए लिपुलेख तक का, और ये पूरा हिस्सा इसमें ले लिया अपने कब्जे में, ये वाला एरिया ये दिखा दिया अपने मैप में। उसने एक नया नक्शा जारी कर दिया नेपाल गवर्नमेंट ने, और इस हिस्से को पूरी तरह से अपने में दिखा दिया, यानी ये पूरा नेपाल का हिस्सा मान लिया, इतना हिस्सा लिम्पिया जो धूरा है, और ये पूरा ये लिपुलेख दर्रा, और ये सब कहा ये सब मेरा है। मैप जारी कर दिया, अब इसी पर लेकर के तनी तना चल रहा है। देखते हैं कि क्या इसमें होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों नेपाल है, छोटा सा है, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत ही गरीब देश है। कहीं ना कहीं से वो बिग ब्रदर जो सिंड्रोम है, भारत चूँकि एक बड़ा देश है, भारत कुछ नहीं करेगा, भारत हमेशा शांतिप्रिय नीतियों पर चला है। लेकिन नेपाल कहीं ना कहीं से डरता है कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बगल में भारत है, कहीं हमको दबाए ना, हमारे हितों को दबाए, तो इसलिए वो डर के ये सब चीज़ें हरकत कर रहा है। जो आरोप चाइना पे लग रहा है कि चाइना ने इसको उकसाया है, ये मुझे उतना उचित प्रतीत नहीं होता ये सब कहना। हाँ ये ज़रूर है कि वर्तमान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेपाल में भी है, और कम्युनिस्ट तो अब चाइना है ही है, तो एक थोड़ा सा उनके प्रति लचर रवैया हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे में मुझे लगता है कि चीन की कोई बहुत बड़ी भूमिका है। हमें इसको अच्छे से बराबरी के मेज़ पर ला करके उनको बैठाना होगा। भले ही छोटा देश हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हो, लेकिन हमेशा हमारा मित्र रहा है, और बहुत सारे मौके पे हमारे साथ खड़ा भी रहा है निश्चित तौर पे। तो इसलिए हमें उनको बराबरी पे ला करके बैठा करके बातचीत से इस मुद्दे को हल करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है ये, अगर चाहेंगे तो ये मामला सुलझ सकता है। हमें थोड़ी सी नरमी दिखानी चाहिए, नेपाल को भी आकर के बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि अगर नेपाल को ये लगता है कि हम भारत के बिना चाइना के साथ हो करके सारी समस्याएं अपनी निपटा लेंगे, तो ये असंभव है। क्योंकि देखिए आप चाइना कितना भी कर लीजिए, पूरा पर्वतीय रीजन है, इधर से आना ही मुश्किल है, और कोई भी वस्तु इधर से आएगी तो बहुत महंगी भी हो सकती है। लेकिन भारत में देखिए पूरी सीमा खुली हुई है, और विशेष करके आप देखिएगा कि जो इधर का हिस्सा, ये इतना हिस्सा है तराई क्षेत्र नेपाल का दोस्तों, यहाँ पर तो सब मधेसी लोग रहते हैं। मधेसी मतलब भारतीय मूल के लोग, और ये भारतीय मूल के लोग ऐसे हैं जो यहाँ से, ये जो इंडिया के लगे हुए एरिया हैं, इनके साथ इनके इतने अच्छे संबंध हैं, शादी विवाह सब एक, भाई जब एक ही तरह के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, मधेसी हैं सब जो भारतीय मूल के हैं, तो सब आपस में इनका वैवाहिक संबंध भी है, रहना जाना आना सब शादी विवाह होता है। तो ये कहना कि अब नेपाल अलग हो जाएगा, भारत से अलग होकर के सोचेगा, तो ये अच्छी बात नेपाल के लिए भी नहीं है और भारत के लिए भी नहीं है। मुझे लगता है कि सब लोगों को बैठ करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।